Dear friends, let's start detailed analysis of RCM on डायरेक्टर रेमुनरेशन इन जीएसटी। जो ये बवाल शुरू हुआ है अभी, इसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे और ये अपना पार्ट 7 है लर्न फ्रॉम होम सीरीज ऑफ जीएसटी। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये इशू क्यों रेज हुआ है और इसके टेबल ऑफ कंटेंट से हम शुरुआत करते हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे हम कि क्या इशू रेज हुआ है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम पे, फिर प्रोविजंस ऑफ जीएसटी सीजीएसटी एक्ट के, फिर जो एडवांस रूलिंग्स आए उसके ऊपर डिबेट करेंगे, फिर सर्विस टैक्स में क्या पोजीशन थी, कंपनीज एक्ट के अंदर इसके रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, फिर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, देन स्टेट इंश्योरेंस फंड, देन प्रोफेशन टैक्स, इनकम टैक्स, फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे सारे जो क्वेश्चंस है उसका जवाब हमको यहाँ मिलेगा और आखिरी में कंक्लूजन। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं पढ़ाई। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन डायरेक्टर रेमुनरेशन। तो ये कैसे शुरू हुआ? हमारे हिसाब से तो ये माइंडसेट का झगड़ा है रेवेन्यू और टैक्स पेयर का। अथॉरिटीज़ को टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है तो हर बार उनका माइंडसेट रेवेन्यू के तरफ से रहता है, और वहीं पे टैक्स पेयर जो है उसे क्लियर आइडिया चाहिए कुछ इश्यूज़ के ऊपर। इसके लिए वो एडवांस रूलिंग का प्रोविज़न का हेल्प लेता है और उसे चाहिए ट्रांसपेरेंट और क्लियर कट आंसर। बट अथॉरिटीज़ अपने टिपिकल माइंडसेट से रेवेन्यू के फेवर में ही जवाब देते हैं। और ये जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म डायरेक्टर रेमुनरेशन का जो है, ये एक विक्टिम है इसी माइंडसेट का जो टैक्स अथॉरिटीज़ एंड टैक्स पेयर्स के बीच में चलता है, और इसकी एक लॉन्ग ड्रॉन्ग हिस्ट्री है सर्विस टैक्स से, वो भी हम पढ़ेंगे। अब जीएसटी में पोजीशन ये आ गई है कि हमें एआरएस के ऊपर भरोसा करना है या कोर्ट्स के ऊपर। तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत सारे जीएसटी के मैटर्स कोर्ट से ही जस्टिस मिल रहे हैं, तो एक ना एक दिन इसी मैटर में भी हमें कोर्ट से ही जस्टिस मिलेगा क्या? तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके सीजीएसटी एक्ट के प्रोविजंस जो आरसीएम ऑन डायरेक्टर्स के रिलेटेड है। तो सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई, जो सेक्शन 7 के अंदर शेड्यूल 3 है। वहाँ पर क्लियर कट दिया गया है कि ये जो एक्टिविटीज़ है ये नाइदर सप्लाई होगी ऑफ गुड्स नॉर सर्विसेज, और उसमें दिया है सर्विसेज बाय एम्प्लॉयज़ टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट। यानी जिसको भी हम सैलरी देते हैं, जो एम्प्लॉय है कंपनी का, उसका सप्लाई में स्कोप में कवर अप नहीं होगा। इसका मतलब उसको एक्सक्लूजन किया है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है। अब रिवर्स चार्ज का जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि रिवर्स चार्ज पे करना है रेसिपिएंट को, और वो सप्लायर को जैसे सारे प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं वैसे ही प्रोविजंस रिवर्स चार्ज के टैक्स भरने के ये रेसिपिएंट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाती है। तो सारी जिम्मेदारी आ जाती है कंपनीज के ऊपर रिवर्स चार्ज भरने की। अब चलते हैं हम लेवी एंड कलेक्शन के ऊपर, जो सेक्शन 9(3) है, जो मेन है रिवर्स चार्ज का। तो इसमें यही दिया है कि रेसिपिएंट को सारे एक्ट के प्रोविजंस फॉलो करने हैं। मतलब रेसिपिएंट को ही देखना है कि ये सप्लाई ट्रीट होगा नहीं होगा, टैक्स लगेगा क्या नहीं लगेगा डायरेक्टर्स के रेमुनरेशन के ऊपर। और इसका नोटिफिकेशन भी है जो रिवर्स चार्ज में है, और पिछली बार हमने पार्ट 5 के अंदर पूरा डिटेल में आरसीएम के ऊपर स्टडी की थी। पर ये जो नोटिफिकेशन आया था रिवर्स चार्ज ऑन सर्विसेज, उसका पॉइंट नंबर 6, सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और अ बॉडी कॉरपोरेट टू दी सेड कंपनी, ये रिवर्स चार्ज में जाएगा। सप्लायर कौन है? तो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। रेसिपिएंट कौन है? तो कंपनी या बॉडी कॉरपोरेट। और 100% रिवर्स चार्ज में टैक्स किसे भरना है? तो वो भरना है रेसिपिएंट को। अब यहाँ पे जब हम चलते हैं आगे तो बवाल शुरू हुआ, लिटिगेशन शुरू हुआ ये एआर से। ये कौन से एआर से? ये 2 एआर से। रिसेंट ये एल्कॉन कंसल्टेंसी इंजीनियर्स का एआर है कर्नाटका का, जिसमें दिया है कि रेमुनेशन पेड टू द डायरेक्टर ऑफ द एप्लीकेंट कंपनी इज लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। फिर हाल ही के अंदर जो क्ले क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान का एआर है,
यहाँ पर भी उसी मुद्दे को उठाया गया है। सबसे मेन मुद्दा है कि वेदर दैट डायरेक्टर इज़ अ एम्प्लॉय और नॉट। अगर वो एम्प्लॉय होता है तो वो एग्जाम सर्विस सप्लाई में चला जाएगा, रिवर्स चार्ज भी नहीं लगेगा। अब होता यूँ है कि एआर जो है ये क्वाजी जुडिशियल कैपेसिटी में काम करते हैं और कई बार वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो इतनी बड़ी समझ लेते हैं कि वो टैक्स का जो भी इम्पैक्ट है जिस एप्लीकेंट ने वो दिया है उसके अंदर वो कई बार बगैर रीज़न दिए ऑर्डर पास कर देते हैं। कई बार वो कंक्लूजन भी उसमें देते नहीं हैं और उसमें इश्यूज छोड़ देते हैं जो एप्लीकेंट को एग्री होता है, कई बार नहीं होता है। और बगैर कंक्लूजन दिए नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स ऑफ एआर पास हो जाती है और ये कोर्ट्स के अंदर भी स्टैंड नहीं होती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन हम सबके सामने यही है, टू हुम विल द एडवांस रूलिंग एप्लीकेबल। क्योंकि हर कंपनी सोच रही है कि मैं जो डायरेक्टर को सैलरी देता हूँ उसके ऊपर क्या होगा। तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर दिया गया है सेक्शन 103 के अंदर कि जिसने एडवांस रूलिंग के लिए एप्लीकेशन की है उसी के ऊपर ये बाइंडिंग होता है उस एप्लीकेंट पे, और जो जुडिक्शनल अथॉरिटी है वो एप्लीकेंट का उसके ऊपर बाइंडिंग होता है। तो ये एक लिमिटेड पर्पस के लिए ही बाइंडिंग हो जाती है। और जो ये एआर है ये दूसरे स्टेट के अंदर बाइंडिंग नहीं होता, दूसरे एप्लीकेंट या दूसरे रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इस एआर का हम क्या करें, हमारे ऊपर ये एप्लीकेबिलिटी आती है या नहीं आती। तो इससे हमारे को उत्तर मिलता है। तो चलो देखते हैं हम पुरानी हिस्ट्री सर्विस टैक्स एक्ट की। सर्विस टैक्स एक्ट में भी यही एक था कि सर्विस की डेफिनेशन दी गई थी 65B ऑफ 44 फाइनेंस एक्ट के अंदर कि सर्विस के अंदर क्या नहीं आएगा, क्योंकि अगर सर्विस में नहीं आया तो सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। तो वहाँ पर भी क्लियर कट दिया गया था कि जो सर्विस देता है एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट उसके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। और फिर देखते हैं हम नोटिफिकेशन 5A एंट्री 5A ऑफ नोटिफिकेशन सर्विस टैक्स का नंबर 30 जो 20 जून 2012 को आया था। वहाँ पर यही दिया था कि रिवर्स चार्ज के अंदर सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा डायरेक्टर कंपनी को या बॉडी कॉरपोरेट को, तो इस केस में जो सर्विस रिसीवर है उसे 100% सर्विस टैक्स भरना है। पर बाद में क्या हुआ, बाद में CBEC जो उस टाइम की है उसने सर्कुलर एक 115B इशू किया था 31 जुलाई 2019 को, और उन्होंने क्लेरिफाई भी कर दिया था कि मैनेजिंग डायरेक्टर जो रहते हैं, होल टाइम डायरेक्टर जो रहते हैं और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अगर है पर अगर वो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहे हैं या वो एम्प्लॉयमेंट में है तो उनके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा नहीं। फिर आगे भी एक जो लेटर आया था उसके अंदर भी ये क्लैरिफाई कर दिया था, जो 27 जुलाई 2012 के अंदर भी ये था नॉमिनी गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर है उनको फीस दी। तो वहाँ पर उन्होंने दिया था कि ये जो फीस दी जा रही है डायरेक्टर को ये वो सर्विसेज दे रहा है और वो एंटाइटी के बेसिस पे दे रहा है और ना ही वो इंडिविजुअल डायरेक्टर बोल के दे रहा है। गवर्नमेंट नॉमिनी होने के कारण से वो गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और उसके ऊपर आप ये एग्जम्पशन मिलेगा ऐसा दिया था। और यहाँ पर क्लियर कट दिया था कि सच सर्विसेज रिवर्स चार्ज बेसिस के ऊपर भी नहीं आएगी अगर वो एम्प्लॉयमेंट बोल के जाती है। नॉन एम्प्लॉयमेंट बोल के अगर जाता है डायरेक्टर, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज आएगा। सब्सिक्वेंटली अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज प्राइवेट लिमिटेड का ये मुंबई ट्रिब्यूनल का जजमेंट है और मुंबई ट्रिब्यूनल ने यहाँ क्लियर कट दिया था कि RCM इज़ नॉट पेएबल ऑन एनी अमाउंट पेड टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु आर ट्रीटेड एज अ एम्प्लॉई। तो ये एम्प्लॉई रिलेशनशिप जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और
यहाँ पर उन्होंने दे दिया था कि वेयर द एम्प्लॉई रिसीव्ड सैलरी और नथिंग इज़ पेड टू द डायरेक्टर अदर देन सैलरी। इनकम टैक्स भी उसके ऊपर सैलरी का ही असेसमेंट होता था, फॉर्म 16 TDS। तो जजमेंट जो भी सारे दिए गए थे वो यहाँ पर यही दिए गए थे कि सर्विस टैक्स नहीं लगना है डायरेक्टर अगर एम्प्लॉई है तो। और सेम डिसीजन फॉलो हुआ था NRB इंडस्ट्रियल बेरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद की ये केस थी 7 अगस्त 2019 में फ़िलहाल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो थे ये हमने देखे सर्विस टैक्स के, जहाँ पर क्लियर कट था कि एम्प्लॉई अगर है डायरेक्टर तो सर्विस टैक्स नहीं लगता था। तो चलो हम देखते हैं प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ से हमको कोई क्ल्यू मिलता है क्या? अब कंपनीज के अंदर तो क्लियर कट डायरेक्टर का डेफिनेशन ऑलरेडी दे चुके हैं वो 234 डेफिनेशन के अंदर। अब आगे जब हम एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देखते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो यहाँ पर शब्द भले ही एम्प्लॉयज़ है पर यहाँ पर इंक्लूड किया है डायरेक्टर्स को भी। इसका मतलब कंपनी के केस में एम्प्लॉय बोल के डायरेक्टर भी हो सकता है और बाकी एम्प्लॉयज़ भी आ सकते हैं, ऐसा है। अब जब 254 डेफिनेशन 2 सब सेक्शन 54 में मैनेजिंग डायरेक्टर की डेफिनेशन हम देखते हैं तो वहाँ पर दिया है कि मैनेजिंग डायरेक्टर यानी वो डायरेक्टर, वो बंदा जिसको बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल और जिसके एग्रीमेंट के तहत रिजोल्यूशन पास करके उसको सब्सटेंशियल पावर दिए है मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अफेयर्स। एंड ये जो पोजीशन रहती है ये पोजीशन उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोल के दी गई हो या और भी नाम से दी गई हो, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो टर्म आता है वो ये आता है कि वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहेगा तो वो एम्प्लॉय आ जाता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ये एम्प्लॉय के रूप में आता है तो फिर ये आगे सैलरी लेगा और ये RCM भी इसके ऊपर GST में एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं हम 278 सेक्शन 2 सबसेक्शन 78 रेमुनरेशन में भी यही दिया है कि जो पैसा देंगे इक्विवेलेंट टू दैट और मनी या हम जो कुछ भी उसको देंगे सर्विसेज रेंडर करने के लिए, साथ साथ में जो भी परक्विजिट्स है वो भी उसके अंदर मानी जाएगी, जो इनकम टैक्स के हिसाब से आती है वो रेमुनरेशन में कवर अप होगी। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है क्योंकि हमारा शब्द है डायरेक्टर रेमुनरेशन, पहले तो वो डायरेक्टर होना चाहिए फिर उसका रेमुनरेशन, और रेमुनरेशन में सब कुछ इंक्लूड कर लिया है, सैलरी हो, कमीशन हो, सिटिंग फीस हो, तो एक कंपोजिट सप्लाई का भी रूप यहाँ पर ले लेगा और वो पूरी की पूरी सैलरी एंड परक्विजिट्स में आ जाएगा। उसके ऊपर TDS होगा, फॉर्म 16 भी दिया जाएगा। ये सारा इम्पॉर्टेंट बहुत है हमारे लिए क्योंकि ये एडिशनल हमारे लिए एविडेंस जनरेट करेगा और हम इसको प्रोफेशनल चार्जेस बोल के ट्रीट नहीं करेंगे, TDS नहीं काटेंगे, सैलरी बोल के TDS काटेंगे पूरे अमाउंट पे, तो इसके ऊपर RCM नहीं लगना चाहिए। प्रोफेशनल चार्जेस बोल के करेंगे तो बात अलग हो गई, फिर उसके ऊपर रिवर्स चार्ज भरना पड़ेगा, सैलरी के ऊपर नहीं भरना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम होल टाइम डायरेक्टर, यानी वो जो एम्प्लॉयमेंट में है होल टाइम डायरेक्टर कंपनी के, ये एम्प्लॉय ट्रीट होगा, ये RCM इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी होल टाइम डायरेक्टर के डेफिनेशन से ही लिंक किया है रूल 21K के अंदर, तो ये भी एम्प्लॉय होएगा तो इसको भी आगे RCM नहीं लगेगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये अदर दैन मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या होल टाइम डायरेक्टर होगा और इसकी इंटीग्रिटी अच्छी रहेगी, एक्सपर्टाइज रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, तो इसके अपॉइंटमेंट्स अपने को देखने पड़ेंगे। उसका एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट अगर है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर कंपनी ट्रीट होता है तो ठीक है, नहीं ट्रीट हुआ तो वो डिबेटेबल हो जाएगा, फिर उसके ऊपर RCM के एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी अगर वो एम्प्लॉय ट्रीट नहीं होता है तो। अब इसके आगे हम चलते हैं एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये एक्ट के अंदर यहाँ पर कुछ दिया है क्या कि एम्प्लॉय की डेफिनेशन क्या है, उसमें डायरेक्टर्स आते हैं क्या नहीं आते हैं,
तो बहुत सारे कोर्ट्स जो है ये सेवरल फैक्टर देखते हैं, कंपनसेशन दिया है क्या नहीं, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट है क्या नहीं, थर्ड पार्टी का उसके ऊपर कंट्रोल है क्या, टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, कहाँ पे काम करता है, कंपनसेशन उसको दिया जाता है क्या नहीं, फिर ही वो एम्प्लॉय के डेफिनेशंस में आएगा क्या नहीं, ये देखा जाता है। और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर एम्प्लॉय की डेफिनेशन हर बार लिबरल वे के अंदर इंटरप्रिटेट होती है, और कोर्ट्स भी यही देखती है कि क्या स्कोप है, क्या वर्क कैरी ऑन होता है, क्या रिलेशनशिप है, एंगेजमेंट का क्या एग्रीमेंट है, कंट्रोल एंड सुपरविजन प्रिंसिपल है क्या नहीं, अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल, इंटीग्रेशन प्रिंसिपल, कॉमन टेस्ट सारे फॉलो हो रही कि नहीं, ये फैक्ट्स देखे जाते हैं। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कई बार कंपनीज जो है ये सैलरी डायरेक्टर्स को देती है पर वो कंट्रीब्यूशन पीएफ को नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि पैरा F26A ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ये कहता है कि 15,000 के ऊपर वालों को ये ऑप्शनल है। तो ये ऑप्शनल होने के नाते कई केसेस के अंदर ये कट नहीं होता पीएफ। तो पीएफ नहीं कट होने से वो एम्प्लॉय नहीं हुआ ऐसा कंक्लूड हम नहीं कर सकते। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अगर है, एग्रीमेंट है, तो वो एम्प्लॉय ही रहेगा और हमको पीएफ एक्ट का रिलेशनशिप जो है वो भले ही हम डिडक्शन नहीं कर रहे हैं पर वो एम्प्लॉय ही ट्रीट होना चाहिए अगर एग्रीमेंट के हिसाब से वो एम्प्लॉयमेंट में है। तो अब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कुछ हमको क्लू मिलता है क्या? तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट अपेक्स इंजीनियरिंग का मिल जाता है। ये अपेक्स इंजीनियरिंग के जजमेंट के अंदर उन्होंने कंपनीज एक्ट को भी रेफ़र किया है, फैक्ट्रीज एक्ट को रेफ़र किया, रीजनल डायरेक्टर एम्प्लॉयज़ इनके अगेंस्ट ये जजमेंट, इसमें इनकम टैक्स का भी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज ट्रीटेड एज अ एम्प्लॉई हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैनेजिंग डायरेक्टर ड्वेल कैपेसिटी में भी काम कर सकता है, वो एम्प्लॉय भी रह सकता है। इसके लिए उसके नेचर को देखते हुए, उसके एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए जो मैनेजिंग डायरेक्टर है he can also be part of the employee of the company, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशंस एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से। तो डायरेक्टर ये एम्प्लॉय हो सकता है, यहाँ पर क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। फिर प्रोफेशन टैक्स एक्ट है महाराष्ट्र का, वहाँ पर भी हम अगर देखते हैं तो पीटी प्रोफेशन टैक्स डिडक्शन करना पड़ता है सैलरीज में से। तो अगर डायरेक्टर्स के केस में कई कंपनीज महाराष्ट्र के अंदर प्रोफेशन टैक्स काटती है, उसका एक एडिशनल प्रूफ हो जाएगा कि ये सैलरी है, ये एम्प्लॉय है, इसका हम पीटी भी काट रहे हैं, तो ये एविडेंस भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने को काम आएगा। फिर इनकम टैक्स की तो बात ही निराली है, यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर ही हम ये रेम्यूनरेशन लेते हैं और रिलेशनशिप वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की यहाँ ट्रीट होती है। हम यहाँ पर टीडीएस भी काटते हैं, फॉर्म 16 भी देते हैं। तो ये एडिशनल एविडेंस और वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एविडेंस होगा आगे कोर्ट्स में, क्योंकि एआर ने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया है पर आगे कोर्ट्स इसको नज़रअंदाज नहीं करेगी। तो चलो अब हम कंक्लूड करते हैं कि क्या एफएक्यूज आएंगे, क्या इसके हमारे को जवाब मिलते हैं ऊपर की पढ़ाई करने के बाद। तो वेदर डायरेक्टर इज़ ए एम्प्लॉई, तो सबसे पहले एग्रीमेंट चेक कर ले कंपनी की और डायरेक्टर की। अगर एम्प्लॉयमेंट है उसमें एम्प्लॉय बोल के लिखा है देन यस ही इज़ ए एम्प्लॉय। होल टाइम डायरेक्टर अगर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एम्प्लॉय अगर है तो वो बिल्कुल ट्रीट होगा। देन और कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो एम्प्लॉय नहीं ट्रीट होंगे? जो नॉमिनी डायरेक्टर है, अगर एम्प्लॉयमेंट का अगर उसका नहीं है एग्रीमेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से एम्प्लॉय बोल के उसको एग्रीमेंट नहीं दिया है, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट चेक कर ले, होल टाइम नहीं है, वो पार्ट टाइम के लिए है। और भी कंपनीज़ के अंदर वो डायरेक्टरशिप है और हमारी भी कंपनी के अंदर है, तो मल्टीपल कंपनीज़ के अंदर अगर हो जाते हैं तो फिर इशू आएगा, फिर इन लोगों को कंपनी एम्प्लॉय कैसे ट्रीट करेंगे। फिर जो भी एम्प्लॉय डायरेक्टर माना गया है उसका हम पीएफ नहीं भी काट रहे हैं
तो भी कोई परवाह नहीं, उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट चेंज नहीं होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द पोजीशन इन सर्विस टैक्स ऑफ द डायरेक्टर रेम्युनरेशन इन केस ऑफ एन एम्प्लॉय डायरेक्टर? नो सर्विस टैक्स वॉज पेएबल ऑन सैलरी पेड टू एम्प्लॉय। फर्दर रिवर्स चार्ज was also not leviable when service is exempt under service tax। और इसके जजमेंट्स भी हमने देख लिए। फिर वो जो वर्डिंग्स हैं वो कौन सी है जो एम्प्लॉयज़ को एक्सक्लूड करती है सर्विस टैक्स में? तो हमने ऊपर 65A44 का डेफिनेशन भी देखा सर्विसेज का। वहाँ पर हमको ये भी पता चला कि एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये नॉट इंक्लूड होगा। अब सेम वर्डिंग्स, व्हाट आर द वर्डिंग्स ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ एम्प्लॉय सर्विसेज इन जीएसटी? तो जीएसटी का भी हम सेक्शन 7 शेड्यूल 3 देखते हैं, तो वहाँ पर भी हमको दिया है विच आर द एक्टिविटीज नाइदर ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट ट्रीटेड सर्विसेज। तो वहाँ पर अगर देखेंगे तो सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर जो सर्विस टैक्स की जो वर्डिंग है और जीएसटी की वर्डिंग है इसमें समानता है। फिर वेदर द प्रोविजंस ऑफ सर्विस टैक्स एंड जीएसटी एज रिगार्ड टू डायरेक्टर रेम्युनरेशन चेंज? नो चेंज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेम प्रिंसिपल फॉलो होगा, जो सर्विस टैक्स में फॉलो हुआ था वही जीएसटी में फॉलो होगा। अब हम चलते हैं रिवर्स चार्ज के वर्डिंग्स के अंदर सर्विस टैक्स के टाइम। तो रिवर्स चार्ज भी रेसिपिएंट को भरना था सर्विस टैक्स के अंदर, वो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टूवर्ड्स द सेड कंपनी और द बॉडी कॉर्पोरेट, ये वर्डिंग था। अब सेम वर्डिंग कैसे आई है जीएसटी के अंदर? तो जीएसटी के अंदर वर्डिंग आई है सर्विसेज सप्लाइड बाय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी। तो ये दोनों की वर्डिंग अगर देखते हैं हम, तो ये सिमिलर वर्डिंग आरसीएम की भी आई है। तो यहाँ पर भी अगर देखते हैं तो सिमिलैरिटी है सर्विस टैक्स में और जीएसटी में। तो डेफिनेशन की भी सिमिलैरिटी आई है दोनों तरफ और आरसीएम की भी सिमिलैरिटी आई है, तो पोजीशन सेम होती है। अब हम देखते हैं आगे कि जो सर्विस टैक्स में जजमेंट्स है क्या हम उसको जीएसटी में यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट्स अगर सही के हैं तो दोनों तरफ ये जजमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। हम जो सर्विस टैक्स में आए हैं वो जीएसटी में यूज़ कर सकते हैं। अब ये होता है कि ऐसे जो इश्यूज़ है आरसीएम के एप्लीकेबिलिटी के, ये एआरस में आए हैं और ये एआर के अंदर क्या आया है? तो ये जो इश्यूज़ है ये कोई भी रजिस्टर्ड बंदा है ये एआर को अप्लाई कर सकता है, और वो जो अप्लाई करता है वो जो कर्नाटका और राजस्थान हाईकोर्ट में ऑलरेडी 2 एआर हमने देखे, वो उनको ये क्वेश्चंस पूछे गए कि ये क्या होगा आरसीएम ऑन डायरेक्टर रेम्युनरेशन, और दोनों एआर के अंदर ये दिया गया कि इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा आरसीएम। अब इनके पास क्या रास्ता है कि एप्लीकेंट ये अपील में आगे जा सकते हैं अगेंस्ट दिस एआर। अब इसका लीगल इम्पैक्ट क्या होगा एआर का? तो हमने ऑलरेडी देख लिया था कि सेक्शन 103 ऑफ सीजीएसटी एक्ट ये कहता है कि एआर बाइंडिंग होगा एप्लीकेंट के ऊपर और उस जुडिशनल अथॉरिटी के ऊपर। तो ये एक लिमिटेड पर्पस के लिए हो गया, उसी पर्सन के लिए एप्लीकेबल हो गया। तो हम लोगों को ये एआर का सिग्निफिकेंस टाल देना चाहिए, जहाँ पर एम्प्लॉई और एम्प्लॉय रिलेशनशिप डायरेक्टरशिप में हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं वहाँ। नाउ वेदर एआर शुड बी फॉलोड बाय इन ऑल केसेस ऑफ आरसीएम ऑन डायरेक्टर रेम्युनरेशन? नो, ये इसका जवाब है, केस टू केस इसको फॉलो करें। फिर व्हाट अबाउट फीस कमीशंस ईटीसी पेड टू द डायरेक्टर? तो हमको टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देख लेना चाहिए। जो सैलरी का हमारा टर्म है उसके अंदर हम इसको देते हैं पार्ट बोलकर, तो ये कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा, उस एम्प्लॉय को देंगे कंपनी के तरफ से, और ये अगर सैलरी का पार्ट हो गया तो जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगा, नो आरसीएम आएगा जो एम्प्लॉय डायरेक्टर्स है उनके केस में। बट
केयर शुड बी टेकन इन केस ऑफ अदर डायरेक्टर्स हु आर नॉट इन एम्प्लॉयमेंट। तो इनके केस में आरसीएम की लायबिलिटी यहाँ बन जाएगी, फीस कमीशंस कुछ भी देंगे जो नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर्स है उनको। अब जो कंपनी लॉ है इसके कोई प्रोविजंस के अंदर बदलाव आए थे क्या, इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ था क्या? क्योंकि सर्विस टैक्स गया और जीएसटी आया, बहुत लंबा समय हुआ, तो यहाँ से कुछ हमको दिक्कत हुई थी है क्या कंपनीज एक्ट से? तो कंपनीज एक्ट में तो डायरेक्टर की डेफिनेशन देखी हमने, होल टाइम डायरेक्टर की देखी, मैनेजिंग डायरेक्टर की देखी, कोई सिग्निफिकेंट चेंज शुरू से नहीं आया। लीगल स्टैंड वही रहता है कि सर्विस टैक्स नहीं एप्लीकेबल होता था ड्यू टू एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो सेम जीएसटी के अंदर भी एप्लीकेबल होगा। तो कंपनीज एक्ट तो हमारे फेवर में ही है। अब क्या केयर लेना चाहिए सबसे आखिरी के अंदर सभी करदाताओं ने? तो फॉलोइंग चीज़ें देख लेनी चाहिए। सबसे पहले तो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट शुड भी देख लेना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट की है या नहीं, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है या नहीं हो रही है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशनशिप ये मस्ट होती है और ये क्लियरली मेंशन होए एग्रीमेंट में, ये भी देख ले। बाद में जो दूसरे लॉज है ईपीएफ, प्रोफेशन टैक्स, इनकम टैक्स, एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट, वो भी चेक कर ले टू द एक्सटेंड, उसका भी रेफरेंस ले ले। और सबसे मेन, नो योर डायरेक्टर कि वो एम्प्लॉय है या नहीं है, और फिर ही प्रोविजंस ऑफ जीएसटी की अप्लाई करे। तो ये हमारे कुछ एफएक्यूज थे। अब आखिरी में कंक्लूजन के ऊपर हम आते हैं कि सीबीसी ने इमीडिएटली क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए, नहीं तो लिटिगेशन राइज होंगे बाकी स्टेट्स के अंदर या राजस्थान और कर्नाटका में तो ज़रूर होंगे। फिर इससे हार्डशिप होगा जेन्युइन टैक्स पेयर को, अननेसेसरी कन्फ्यूजन आएगा माइंड्स ऑफ टैक्स पेयर। कोरोना के क्राइसिस चल रहे हैं, इट इज़ नॉट गुड फॉर अननेसेसरी टेंशन टू द टैक्स पेयर। So, dear readers, keep update on the issue of GST for better compliance of the law। आगे देखते रहिए इन इश्यूज़ के ऊपर क्या आता है। कीप अपडेटिंग यूर सेल्फ। कर नीति के चैनल्स को मेरे सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए। और ये एक मेरा छोटा सा अटेम्प्ट था नॉलेज अपग्रेड करने का। तो ये आपको अगर कैसा लगा उसके फीडबैक्स भी हमको ये ईमेल्स पे भेजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you very much.